दोस्तों एक बार फिर से आपका विजडम पब्लिक स्कूल में स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 10वीं की गणित प्रश्नावली 3.4 का प्रश्न नंबर 2। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, परीक्षा उपयोगी है। हमारे बोर्ड परीक्षा में हमेशा कक्षा 10वीं के छात्रों के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगा ये रामबाण जिसको हम बोलते हैं, ठीक है ना। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का पहला सवाल हमारा क्या बोल रहा है, यदि हम अंश में एक जोड़ दें, ठीक है ना। क्या बोल रहा है, यदि हम अंश में एक जोड़ दें तथा हर में एक घटा दें। अंश में एक जोड़ दें और हर में एक घटा दें तो भिन्न एक में बदल जाती है। यानी क्या बोल रहा है कि जो भिन्न हमारी है उसके अंश में एक जोड़ दे और हर में एक जोड़ दे तो हमारी भिन्न क्या प्राप्त होती है, एक प्राप्त होती है। यदि हर में एक जोड़ दे तो वह 1/2 हो जाती है, वह भिन्न क्या है। फिर क्या बोल रहा है, अगली लाइन में हमको ये बोला है कि किसमें हम एक जोड़ दे, यदि हर में एक जोड़ दे तो वह 1/2 भिन्न हमको प्राप्त होती है। तो वह भिन्न क्या है, यानी कि जो हमारा भिन्न होगा वो क्या होगा, है ना। भिन्न का मतलब तो समझ ही गए होंगे, अंश और हर जिसमें होते वही भिन्न होता है ना। मैं कई बार आप लोगों से बार बार बताया हूँ कि भिन्न का मतलब क्या होता है। इस टाइप के सवाल हमेशा परीक्षा में आएंगे, चैलेंज करके रख लीजिए। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत कठिन नहीं है, देखने में थोड़ा सा कठिन हमको लगता है। चलिए हल करते हैं इस सवाल को। हमारा हल हो जाएगा, देखिए क्या ज्ञात करना हमको। सबसे पहले दोस्तों आप लोग देखा करो कि क्या ज्ञात करने के लिए बोला है, तो उसी चीज को हम क्या करेंगे, मान के चलेंगे। जिस चीज को हमको निकालना है उसी चीज को क्या करेंगे, हम मान के चलेंगे। तो माना कि भिन्न में हमने बार बार आपको बताया, माना कि भिन्न का अंश x है तथा हर क्या है, हर को हमने y मान लिया, ठीक है ना। भिन्न के अंश को हमने किस में मान लिया, x में, और भिन्न के हर को हमने किस में मान लिया, y में मान लिया। ये हमारे क्या है, भिन्न के अंश और हर हैं। यानी कि भिन्न हमारी किस रूप में हो जाएगी, x/y के रूप में हो जाएगी। भिन्न हमारी किस रूप में हो जाएगी, x/y के रूप में हो जाएगी। अब क्या करेंगे हम, प्रश्न जैसा बोल रहा है वैसे हमको क्या करना है, करते चलना है। तो क्या हो जाएगा हमारा, प्रश्नानुसार जो प्रश्न कहेगा उसके अनुसार हम हल करते जाएंगे। जैसा जैसा हमारा प्रश्न कहेगा वैसे वैसे इसको क्या करते जाएंगे, हम हल करते जाएंगे। देखिए क्या बोला, अंश में एक जोड़ दें, यानी कि हमारा अंश क्या है, भिन्न का अंश हमने बताया x है। इसमें क्या करना है, एक जोड़ देना है, एक जोड़ दिए तथा हर में एक घटा दे। हर में क्या करना है, एक घटाना है। तो हर क्या हमारा y1 हो जाएगा, एक घटा दिए हर में, सिंपल। तो हमको भिन्न क्या प्राप्त हो रही है, एक बन रही है। भिन्न हमारी क्या बन रही है, एक बन रही है। इसको क्या करेंगे हम दोस्तों, थोड़ा सा हल करके क्या करेंगे, सरल करके समीकरण बना लेंगे। तो कैसे समीकरण बनाएंगे, कुछ नहीं करना है, हमको तिरछा गुणा कर देना है। इसके बटे मान लो 1 है, इसके बटे मान लो ये दिया है। अब क्या करेंगे, तिरछा गुणा कर दीजिए तो सेम संख्या हमको प्राप्त होगी। तो x/1 बराबर क्या मिल जाएगा हमको, y-1। इतना हमको क्या हो जाएगा दोस्तों, प्राप्त हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, यानी कि x/1, इसका इसमें तिरछा गुणा किए, इसका इसमें तिरछा गुणा किए, तो ये प्राप्त हो गया। अब क्या करेंगे, इस पद को इधर पक्षांतर कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, x-y बराबर -1 पहले से है। अब इस 1 को उधर पक्षांतर करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, -1। x-y बराबर क्या मिल जाएगा दोस्तों हमको, -2। -1 और -1 मिलके क्या बन जाएगा हमारा, -2 बन जाएगा। इतना समझ में आया कि नहीं आया, बिल्कुल हाँ आ गया होगा। चलिए ठीक है। अब क्या, समीकरण नंबर 1 है दोस्तों, ठीक है ना। क्या है हमारा, ये समीकरण नंबर 1 प्राप्त हुआ है। अब प्रश्न की अगली कंडीशन देखिए, यदि हर में एक जोड़ दें। यदि क्या कर रहा है, अंश में कुछ नहीं करना हमको, अंश हमारा जो है वही रहेगा। इसमें क्या बोला है कि हर में हमको क्या करना है, एक जोड़ना है, तो वह भिन्न हमारी 1/2 हो जाती है। पुनः हम क्या करेंगे, प्रश्नानुसार जब चलेंगे दोस्तों। देखिए नीचे दिख रहा है आपको, चलिए ठीक है, इसी में लगाता हूं। अंश में कुछ नहीं करना है तो x/, हर हमारा क्या है, y है, तो y में क्या करना हमको, एक जोड़ देना है। क्या बोला है, एक जोड़ दें।
तो भिन्न हमको क्या प्राप्त हो रही है, 1/2 प्राप्त हो रही है। भिन्न हमारी क्या प्राप्त हो रही है, 1/2 मिल रही है। अब क्या करेंगे, तिरछा गुणा फिर कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, 2x बराबर y धन 1 हो जाएगा, होगा ना। अब क्या करेंगे, इसको पक्षांतर कर लेंगे तो 2x ऋण y बराबर क्या मिलेगा हमको, 1। ये हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, समीकरण नंबर 2। देख लीजिए, ये हमारा मिल गया समीकरण 1, ये मिल गया हमको समीकरण नंबर 2। अब क्या बोला दोस्तों, प्रश्नावली 3.4 के जितने भी सवाल हैं सबको किस विधि से हमको हल करना है, विलोपन विधि से हमको हल करना है। किस विधि से हल करना है, विलोपन विधि से हमको हल करना है। पहले वाले प्रश्नावली 3.3 में हमने क्या पढ़ा था, प्रतिस्थापन विधि, और इस प्रश्नावली में हम टोटल सवाल करेंगे तो किसमें करेंगे, विलोपन विधि से हल करेंगे। सिर्फ 2 ही विधियां हमको पढ़नी है। एक विधि वज्रगुणन विधि को क्या कर दिया है, एमपी बोर्ड ने हटा दिया है ना। तो उसको हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा बिल्कुल थोड़ा बहुत बेसिक मैं दूंगा, ऐसा नहीं है कि आप लोग पढ़िए, थोड़ा बहुत बेसिक वज्रगुणन के बारे में मैं आपको बताऊंगा। अब देखिए, समीकरण 1 मिल गया, समीकरण 2 मिल गया, x ऋण y बराबर क्या मिला था, ऋण 2। ये समीकरण नंबर हमारा 1 था, तो एक जगह पे कर दे रहा हूं इसको। अब देखिए दोस्तों, क्या हमारा ये 2x ऋण y बराबर क्या मिला था हमको, 1। ये हमारा समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 और समीकरण 2 दोस्तों हमको मिल गए। अब इनको क्या करना, हमको विलोपन विधि से हल करना है। किस विधि से हल करना है, विलोपन विधि से हल करना है। जब हम इनको विलोपन विधि से हल करेंगे तो देखिए, क्या इसके गुणांक बराबर हैं x वाले पद के, नहीं है, लेकिन y वाले पद के गुणांक क्या हैं, बराबर हैं। इसका भी गुणांक क्या है, 1, इसका भी गुणांक क्या है, 1। तो हमको क्या करना है, इनके गुणांक को बराबर करने की जरूरत नहीं है, हमको क्या करना है, सीधे हल करना है। तो क्या करेंगे दोस्तों, घटाने पर लिख देंगे। यहां पर घटाने पर देखिए क्या हो जाएगा हमारा, जब घटाएंगे इसमें तो चिन्ह हमारा क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। धन में है तो ऋण में, ए ऋण में है तो किस में हो जाएगा, धन में, ए धन में है तो किस में हो जाएगा, ऋण में। अब देखिए, ए वाला पद हमारा, वाई वाला पद क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि ऊपर वाला पद ऋणात्मक है, नीचे वाला पद क्या है हमारा, धनात्मक है। दिख रहा है ना, चलिए ठीक है, गुड। अब देखिए यहाँ पर क्या बचेगा, ऋण 2x में से एक x घट जाएगा तो कितना बचेगा, ऋण x बचेगा, बराबर हमारा क्या हो जाएगा, ऋण 1 और ऋण 2 मिलके कितना हो जाएंगे, ऋण 3। अब ऋण से ऋण हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। बराबर के इधर भी ऋण है, बराबर के इधर भी ऋण है, तो ऋण से ऋण हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब x बराबर कितना आ गया दोस्तों, 3। x बराबर कितना आ गया हमको, 3 मिल गया। x बराबर कितना आ गया, 3 आ गया। अब देखिए, x का मान चाहे समीकरण 1 में रख दीजिए, चाहे समीकरण 2 में रख दीजिए। लिखिए, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 कहाँ है हमारा, यहां पर है, तो समीकरण 1 में रख दीजिए x का मान, तो 3 ऋण y बराबर क्या हो जाएगा, ऋण 2 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, देखिए 3 ऋण y बराबर ऋण 2, तो ऋण y बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऋण 2 और ये ऋण 3। इधर धन में था, उधर पक्षांतर कर दिया, किस में हो गया, ऋण में हो गया। अब देखिए, ऋण y बराबर कितना मिल गया, ऋण 5। ऋण से ऋण हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो y बराबर कितना मिल जाएगा हमको, 5 मिल गया। देखिए, x और y का मान हमको मिल गया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए दोस्तों, इसका हल कितना सरल है। देखने में क्या है, हमको थोड़ा सा कठिन लग रहा था, जब सवाल हम पढ़ रहे थे तो कठिन लग रहा था, लेकिन 1 से 2 बार जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको क्या हो जाएगा, आसान लगने लगेगा। तो बिल्कुल आप लोग घबराइए मत, आराम आराम से सवाल को हल करते चलिए। x और y का मान निकल गया, तो हमने माना था कि भिन्न का अंश क्या था, x, और हर क्या था उसका, y था। तो लिख दीजिए, अतः भिन्न x बटे y बराबर कितना हो जाएगा, x का मान क्या है, 3, और y का मान कितना है, 5 है, 3/5। यही हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा। यही क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा।
देखिए दोस्तों, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है ना। दूसरा है, दूसरे सवाल का दूसरा सवाल हम लोग हल कर रहे हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट है ना। देखिए 5 वर्ष पूर्व नूरी की आय, यानी कि आप पिछले वर्ष के जितने भी पेपर उठा करके देखेंगे, हर पेपर में ये सवाल टपकता है बहुत सिंपल, लेकिन क्या करता, हमेशा टपक आता है। कहीं ना कहीं से ये सवाल जरूर टपकेगा आपके प्री बोर्ड में, आपके अर्धवार्षिक में, और लास्ट तक आपके वार्षिक तक ये सवाल दौड़ता रहता है ना। इस सवाल को बिल्कुल मत छोड़िएगा, आप लोग करिएगा 2 से 3 बार। नहीं समझ में आएगा तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, फिर से मैं आपको बताऊंगा। बहुत सिंपल है ना, बहुत ही साधारण सवाल है, बहुत सिंपल है, बहुत कठिन नहीं है। चलिए स्टार्ट करते हैं। 5 वर्ष पूर्व नूरी की आय सोनू की आय की 3 गुनी थी। ध्यान से पढ़िए, यानी बोल रहा है कि 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व यानी कि पूर्व का मतलब कह रहा है, तो पूर्व हम कहाँ जाएंगे, यानी कि भैया जो हमारी वर्तमान आयु थी उसके 5 वर्ष पहले की आय बोला है। अब समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। यानी कि अभी वर्तमान में मान लीजिए हमारा कितना है, x वर्ष है, वर्तमान में कितना है हमारी आय, x वर्ष है, तो 5 साल पहले कितनी हो जाएगी भैया, तो 5 साल पहले हम जन्म ही नहीं लिए थे, वर्तमान में हम x वर्ष के ही हैं, तो उस वर्तमान वाली उम्र में जितना वर्ष पूर्व बोला है उतने वाले उम्र को क्या करेंगे, हम घटा देंगे। क्या कर देंगे, हम घटा देंगे, तो वहां से हमारी क्या निकल आएगी, पूर्व वाली आय निकल आएगी। तो देखिए हल करते हैं हम लोग। हल, अब क्या बोला है कि किसकी किसकी आय निकालनी, नूरी और सोनू की आय कितनी है। तो सबसे पहले हम मान के चलेंगे, माना कि नूरी की वर्तमान नहीं बोला है, लेकिन जब हम निकालेंगे तो वर्तमान की ही आयु निकलेगी, है ना। जब हम हल करेंगे तो क्या निकलेगा, हमारा वर्तमान की ही आयु निकलेगी। सवाल में नहीं पूछा है तो कंफ्यूज मत होइएगा, आपके परीक्षा में बोल सकता है कि वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए या नूरी और सोनू की आयु ज्ञात कीजिए, यानी कि कुल मिलाकर के आपको वर्तमान की ही आय पूछा है निकालने के लिए। तो माना कि नूरी की वर्तमान आय x वर्ष है, कितना है, x वर्ष है, तथा सोनू की आयु, यानी कि दोनों की वर्तमान आयु हम मान के चल रहे हैं, सोनू की आयु कितनी हो जाएगी, y वर्ष है। दोनों की उम्र को दोस्तों हमने क्या कर लिया, मान लिया। नूरी की आयु को हमने x से मान लिया और सोनू की आयु को हमने क्या मान लिया, y मान लिया। दोनों की आयु को मान के चल रहे हैं। अब क्या करेंगे दोस्तों, प्रश्नानुसार जैसा जैसा प्रश्न हमारा बोल रहा है उस प्रश्न के अकॉर्डिंग क्या करना है, हमको स्टेप बाय स्टेप चलते रहना है। तो पहले स्टेप में क्या बोला है, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आय सोनू की आय की 3 गुनी थी, यानी कंडीशन क्या है, 5 वर्ष पूर्व वाली कंडीशन हम लगाएंगे। हमने आपको बार बार बताया था कि पूर्व में क्या करना है या पहले में क्या करना है, वर्तमान आय में से जितने साल बोला रहेगा उसको माइनस करेंगे और बाद या पश्चात बोला रहेगा तो उसमें क्या करेंगे, हम प्लस करेंगे, है ना। क्या करेंगे, प्लस करेंगे। अब देखिए 5 वर्ष पूर्व दोनों की आयु देखते हैं हम, क्या है, 5 वर्ष पूर्व नूरी की किसकी आयु हम चेक करते हैं, नूरी की आयु बराबर कितनी हो जाएगी, x ऋण 5 हो जाएगी। यानी कि नूरी की आयु को हमने x माना है, तो 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु कितनी हो जाएगी, x ऋण 5 हो जाएगी। और दूसरी कंडीशन में क्या बोला है, किसकी आयु है, सोनू की। क्या बोला है, सोनू की क्या आयु हो जाएगी, सोनू की आयु बराबर y ऋण 5। ये इनकी क्या है, 5 वर्ष पूर्व की आयु है, ठीक है ना। क्या है, 5 वर्ष पूर्व की आयु है। अब क्या बोल रहा है कि नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी, है ना। ध्यान से पढ़िएगा प्रश्न को, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी, यानी कि नूरी की आयु कितनी है, x ऋण 5।
5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु कितनी है, x ऋण 5 है। अब देखिए कितने गुनी थी, 3 गुनी थी, किसकी आय की, सोनू की आय की। तो सोनू की आय कितनी है, y ऋण 5, 3 गुनी थी तो 3 का इसमें क्या कर देंगे हम, गुणा कर देंगे। आया समझ में, 3 गुनी थी तो 3 गुने में क्या कर देंगे, इसका हम गुणा कर देंगे। अब देखिए इसको हल करते हैं हम लोग आगे। तो x ऋण 5 बराबर क्या हो जाएगा, 3y ऋण 5 तिहाई 15 हो जाएगा। फिर इसको इधर पक्षांतर कर लेते हैं। तो x ऋण 3y बराबर ऋण 15 धन 5। तो x ऋण 3y बराबर क्या हो जाएगा हमारा, ऋण 15 में धन 5 जोड़ेंगे तो क्या बचेगा, ऋण 10। ये हमारा बन के आ जाएगा दोस्तों समीकरण नंबर 1। क्या बन के आ गया हमारा, समीकरण नंबर 1 बन के आ गया। इतना तो मुझे आशा है कि आप लोगों से बिल्कुल बन जाएगा, बेझिझक आपसे बनेगा, क्योंकि जब सवाल को आप हल करेंगे 1 से 2 बार तो बिल्कुल आपसे बनने लगेगा। पेन और कलम पेन और नोटबुक उठा करके बार बार प्रैक्टिस कीजिए आप इन सवालों का, है ना, समय नहीं है आपके पास अब देखिए आगे क्या है हमारा, दूसरी कंडीशन, 10 वर्ष पश्चात। हमने बताया था कि पश्चात या बाद बोले तो उसमें क्या करेंगे, उनकी उम्रों को हम ऐड करेंगे। देखिए 10 वर्ष पश्चात, 10 वर्ष पश्चात हमारा क्या हो जाएगा, नूरी की आय कितनी हो जाएगी, x धन 10 वर्ष की हो जाएगी। नूरी हमारी कितने वर्ष की हो जाएगी, उसकी वर्तमान आयु x वर्ष है और 10 वर्ष पश्चात वो कितनी हो जाएगी, x धन 10 वर्ष की हो जाएगी। तथा सोनू की आय कितनी हो जाएगी दोस्तों, सोनू की वर्तमान आय हमने y वर्ष माना है तो y धन 10 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, y धन 10 वर्ष हो जाएगा। यानी कि जो नूरी हमारी है उसकी वर्तमान आय कितनी हो जाएगी, x धन 10 वर्ष, और हमारी जो सोनू है उसकी आय कितनी हो जाएगी, y धन 10 वर्ष। अब क्या करेंगे हम, कंडीशन क्या बोला है, सोनू की आय की 2 गुनी हो जाएगी। यानी कि नूरी की आय जो है, नूरी की आय कितनी थी 10 वर्ष पश्चात कितनी है, तो x धन 10 बराबर सोनू की आय की कितनी हो रही है, 2 गुनी हो रही है। 2 का गुणा कर दीजिए किसकी आय में, सोनू की आय में। तो सोनू की आय की 2 गुनी इसकी आय हो रही है तो क्या हो जाएगा, y धन 10 हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारा, y धन 10 हो जाएगा। अब इसको क्या करेंगे हम, आगे हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, x धन 10 बराबर 2y धन 20 हो जाएगा। अब देखिए थोड़ा सा इसको और आगे हल करेंगे, इसको इधर पक्षांतर कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, x ऋण 2y बराबर 20 ऋण 10 हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा क्या है, समीकरण 1 निकल आया था। अब इसको क्या करेंगे, घटा देंगे, x ऋण 2y बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, 10। 20 में से 10 घटाएंगे तो 10 आ जाएगा। हमारा क्या हो जाएगा, समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 और समीकरण 2 हमको मिल गए। ठीक है ना दोस्तों, ठीक है, समीकरण 1 और समीकरण 2 हमको प्राप्त हो गए। अब देखिए इसको एक जगह लिख लीजिए, x ऋण 3y बराबर कितना आया था हमारा, ऋण 10। अब ये कितना आया हमारा दूसरा समीकरण, x ऋण 2y बराबर कितना आया है, 10। ठीक है, ये हमारे समीकरण 1 और समीकरण 2 हैं। अब देखिए इनके गुणांक दोनों के बराबर हैं, इनके गुणांक अलग अलग हैं लेकिन इनके गुणांक क्या है, x के गुणांक क्या है, बराबर हैं। तो x के गुणांक बराबर हैं तो क्या कर देंगे, सीधे घटाने पर लिख देंगे। गुणांक को बराबर करने की जरूरत नहीं है, गुणांक को बराबर करने की जरूरत नहीं है। अब क्या हो जाएगा, ये हमारा चिन्ह बदल जाएगा, ये हो जाएगा ऋण, ये हमारा हो जाएगा धन, ये हमारा क्या हो जाएगा, ऋण। तो इससे दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा, x से ऋण x क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब क्या बचेगा हमारा, ऋण y, ऋण 3y में धन 2y जोड़ेंगे तो ऋण y बचेगा, बराबर क्या हो जाएगा, ऋण 10 और ऋण 10 कितना हो जाएगा, ऋण 20। यानी कि ऋण से ऋण कैंसिल हो जाएगा तो y बराबर कितना आ गया दोस्तों, 20 आ गया।
y बराबर कितना आ गया 20 आ गया। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए ठीक है, अब देखिए y का मान हमारा 20 आ गया। अब क्या करेंगे, y का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 में रख दीजिए। देखिए समीकरण 1 में रखते हैं। समीकरण 1 हमारा क्या है, यहां पर यक्स ऋण 20 और यक्स ऋण 2y है। समीकरण किस में रख रहे हैं, 1 में रख रहे हैं, तो एक क्या हमारा यक्स ऋण 3 गुणे y का मान अभी कितना निकाले थे 20 बराबर कितना हो जाएगा ऋण 10। ठीक है, कितना था ऋण 10। अब देखिए इसको हल करेंगे तो यक्स ऋण 20 तिहाई 60 हो जाएगा बराबर क्या हो जाएगा ऋण 10। तो यक्स बराबर क्या हो जाएगा ऋण 10 धन 60। तो यक्स बराबर कितना आ गया दोस्तों 50। यक्स बराबर कितना आ गया 50 आ गया। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छे से। लिख दीजिए दोस्तों, अतः नूरी की वर्तमान आयु यक्स बराबर कितना आया है, नूरी की वर्तमान आयु को हमने यक्स माना था, तो नूरी की वर्तमान आयु यक्स बराबर कितना आया है 50 वर्ष। कितने वर्ष की नूरी है हमारी 50 वर्ष की है। तथा सोनू की वर्तमान आयु y बराबर, देखिए y बराबर कितना आया था 20 आया था, तो y बराबर 20 वर्ष एक किसकी उम्र है सोनू की है। नूरी की कितनी है 50 वर्ष है। ठीक है दोस्तों, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए दोस्तों, बहुत ही सरल सवाल है, बहुत ही सिंपल है। ये भी सवाल आपके परीक्षा में आता है। जो इंपॉर्टेंट सवाल है उन्हीं सवालों को मैं लेकर के आ रहा हूँ, है ना। ये भी आपके प्रश्नावली 3.4 के क्वेश्चन नंबर 2 का तीसरा सवाल है। क्या बोल रहा है कि 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। ठीक है, यानी कि 2 अंकों की कोई संख्या है, उन संख्याओं का योग कितना हो रहा है 9 है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। यानी कि हमको मालूम नहीं है कि वह संख्या कौन कौन सी है। देखिए संख्या क्या होती है हमारी, देखिए 2 अंकों की संख्या बोला है, तो 2 अंकों की जो हमारी संख्या होगी, तो 2 अंकों की संख्या हमारी 99 होगी फॉर दिस एग्जाम्पल। लेकिन हमको मालूम नहीं है कि वो संख्या कौन कौन सी है, तो क्या है, यानी कि 99 जैसे हो गया। इसमें देखो एक अंक हमारा इकाई होता है, ये हमारा क्या होता है दहाई होता है ही नहीं होता। संख्या में एक इकाई अंक होगा, 2 अंकों की संख्या बोला है, तो 2 अंकों में क्या हो गए, एक इकाई होगी और एक क्या होगा हमारा दहाई होगा। बिल्कुल पता है, चलिए ठीक है, मालूम है तो बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इतना हमको समझना है ना। चलिए हल करते हैं। बिल्कुल आप लोग समझदार हो यार, बिल्कुल दाद देनी पड़ेगी हमको आप लोगों के लिए। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम संख्या के इकाई अंक को और संख्या के दहाई अंक को हम मान लेंगे। तो माना कि संख्या की इकाई अंक x है। संख्या की इकाई अंक को हमने क्या मान लिया x मान लिया, तथा दहाई अंक y है। ठीक है ना, संख्या के इकाई अंक को हमने क्या मान लिया x मान लिया, तथा उसकी दहाई अंक को हमने क्या मान लिया y मान लिया। ठीक है, ये 2 संख्याएं हमारी हैं। तो 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग क्या है 9 है। तो थोड़ा सा हमको ये चीज़ जानना है कि संख्या बराबर होता क्या है। संख्या बराबर जब इकाई और दहाई अंक दिए हैं तो संख्या हम कैसे ज्ञात करेंगे। तो हमारा एक फार्मूला होता है, बिल्कुल ये फार्मूला आप लोग 2-3 बार लगाएंगे तो आपको याद हो जाएगा। संख्या बराबर 10 गुणे
दहाई अंक, दहाई का अंक धन इकाई का अंक क्या होता है 10 गुणे दहाई का अंक धन क्या होता है कोष्टक में इकाई का अंक होता है, यानी कि 10 का गुणा इन दोनों संख्याओं में हुआ रहता है। ठीक है ना, क्या होता है 10 गुणे यानी इतने में रहेगा। ठीक है ना, 10 गुणे दहाई अंक धन इकाई अंक। अब देखिए यानी कि संख्या बराबर हमारी क्या संख्या निकल के आ जाएगी, संख्या बराबर क्या हो जाएगा हमारा 10 गुणे दहाई का अंक हमने क्या माना है y माना है, तो क्या हो जाएगी हमारी ये संख्या 10y धन x हो जाएगी। ये हमारी संख्या बराबर कितनी आ जाएगी 10y धन x आ जाएगी। अब देखिए प्रश्न में चलिए इतना हमको थोड़ा सा जानना जरूरी है तभी ये सवाल हमसे हल हो पाएगा। यानी कि संख्या बराबर 10 गुणे दहाई अंक, यानी कि 10 का गुणा सिर्फ उसी में होगा, किस में होगा दहाई वाले अंक में ही हम 10 का गुणा करेंगे, न कि इकाई वाले अंक में करेंगे। ठीक है ना, किस में गुणा करना हमको दहाई वाले अंक में करना, इकाई वाले अंक में हमको 10 का गुणा नहीं करना है। अब देखिए प्रश्नानुसार, प्रश्न क्या बोल रहा है हमारा, प्रश्नानुसार चलिए प्रश्न हमारा क्या हो, दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। यानी कि दो संख्याएं हमने मान लिया क्या है x धन y बराबर कितना दिया है 9 है। ये हमारा हो जाएगा दोस्तों समीकरण नंबर 1। डायरेक्ट हमने निकाल लिया x धन y बराबर कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। फिर इसके बाद देखिए इस संख्या का 9 गुना, संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का कितना है 2 गुना है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का कितना हो रहा है 2 गुना है। ठीक है ना, ठीक है दोस्तों, यानी कि हमको कुछ नहीं करना है, इस संख्या का 9 गुना। देखिए यह संख्या हमारी क्या है 10y धन x, ये संख्या हमारी क्या निकल के आई है 10y धन x। इसका कितना बोला है 9 गुना करना है, तो यानी कि इसमें कितने का गुणा कर देंगे 9 का, बराबर इसके अंकों को पलटने से बनी संख्या, इसके अंकों को क्या करेंगे हम पलट देंगे, तो यानी कि क्या हो जाएगा 10x, यानी कि y की जगह पे क्या कर देंगे x को कर देंगे, x की जगह पे क्या हो जाएगा y हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा हमारा 10x धन y कितने गुना हो रहा है 2 गुना हो रहा है, 2 का क्या कर देंगे इसमें गुणा कर देंगे। इसको हल करिए तो क्या हो जाएगा 9 दाहें 90y धन 9x बराबर 10 दूना 20x धन 2y। अब उसको क्या करेंगे x वाले पद को इधर और y वाले पद को उधर हम क्या करेंगे पक्षांतर कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा 90y ऋण 2y धन 9x, ठीक है, धन 9x ऋण 20x बराबर क्या हो जाएगा हमारा दोस्तों 0 हो जाएगा। या तो चाहो तो आप डायरेक्ट यहीं पे कर लो, इस वाले पद को एक साइड कर लो, थोड़ा सा आपकी कंफ्यूजन न रहे इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ थोड़ा सा अलग तरीके से बता दे रहा हूँ। तो ये हमारा क्या हो जाएगा y वाले पद को एक साइड कर लिए, x वाले पद को एक साइड कर दे रहा हूँ, तो ये क्या हो जाएगा ऋण 9x, इधर आएगा तो ये ऋणात्मक हो जाएगा, ये बराबर का चिन्ह है दोस्तों ना। अब देखिए क्या हो जाएगा हमारा, इसमें से घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 88y हो जाएगा, 90 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा 88 बचेगा। अब ये हमारा क्या हो जाएगा ऋण बराबर क्या ये बचेगा हमारा 20 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा 11x, कितना बचेगा हमारा 11x बचेगा। अब इसको पक्षांतर कर लेते हैं इधर देखिए, तो क्या हो जाएगा 88y ऋण 11x बराबर क्या हो जाएगा 0। x वाले पद को इधर हमने क्या कर लिया पक्षांतर कर लिया। अब क्या होगा हमारा 11 क्या कर लेंगे हम कॉमन ले लेंगे, तो 11 अट्ठे 88 यानी कि 8y ऋण x बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। यानी कॉमन का मतलब इसमें भाग दे देना दोनों पदों में, तो 11 का भाग देंगे तो 11 अट्ठे 88 8 बार जाएगा, और 11 में 11 का भाग देंगे तो 1 आएगा, तो 1 यहाँ पे। अब देखिए हमारा क्या हो जाएगा 8y ऋण x बराबर 0, यानी कि इस 11 का इधर भाग दे देंगे 0 में, तो हमारा क्या हो जाएगा 0 ही आएगा। अब ये हमारा बन गया दोस्तों समीकरण नंबर 2, स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
ठीक है दोस्तों, अब देखिए क्या करना है इसको हमको। समीकरण 1 हमारा यहाँ पर है, एक जगह लिख लीजिए, x धन y बराबर 9 समीकरण नंबर 1 था, और दूसरा हमारा समीकरण क्या मिला है, ऋण x, ये क्या हो जाएगा हमारा, ऋण x धन 8y बराबर 0। समीकरण नंबर क्या मिल गया हमको दोस्तों, 2 मिल गया। अब क्या करना है, समीकरण 1 और समीकरण 2 हमारा देखना, गुणांक पहले देखना x का, x के गुणांक क्या है, दोनों हमारे बराबर हैं, है ना, लेकिन y वाले गुणांक बराबर नहीं, तो हमको सिर्फ एक पद के गुणांक को हमको बराबर करना रहता है। सीधे लिख देंगे जोड़ने पर। क्यों लिखेंगे जोड़ने पर, उसका कारण मैं आपको बताता हूं। चूंकि ऊपर क्या है, धनात्मक है, नीचे क्या है, ऋणात्मक है, और दोनों के क्या हैं, गुणांक बराबर हैं, तो ए वाला पद हमारा क्या हो जाएगा, कट जाएगा। ए वाला पद हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, कट जाएगा। अब देखिए हमारा क्या हो जाएगा, 8 1 9y हो जाएगा, जोड़ रहे हैं ना, 8y में से 1y जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 9y बराबर क्या बचेगा हमारा यहाँ 9। तो y बराबर दोस्तों क्या आ जाएगा, 9/9। ये 9 गुणे में इधर भाग में आ जाएगा, 9 1 9, तो y बराबर कितना आ गया, 1 आ गया। y का मान कितना आ गया, 1 आ गया। आ रहा है समझ में ना, बिल्कुल आएगा समझ में आपको। y बराबर हमारा कितना आ गया, 1 आ गया। अब देखिए y का मान समीकरण 1 में रखने पर, y का मान क्या कर रहे हैं हम, समीकरण 1 में रख रहे हैं, तो समीकरण 1 हमारा क्या निकल के आया था, x, y का मान कितना आया है 1, x धन 1 बराबर कितना आया है 9। तो x बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, 9 ऋण 1, तो x बराबर क्या निकल के आ गया, 8। x बराबर हमारे क्या निकल के आ गया, 8 आ गया। ठीक है, इतना समझ में आ गया ना आपको। बिल्कुल, मैं आशा करता हूं कि आपको बिल्कुल सभी जितने भी प्रश्न मैं हल करवाऊंगा 2 से 3 बार आप जब उस सवालों को क्या करेंगे, थोड़ा सा देख करके आप नोटबुक में और कलम से क्या करेंगे, अभ्यास करेंगे, तो बिल्कुल आप इतने अभ्यस्त हो जाएंगे कि आप 2 से 3 मिनट के अंदर पूरे सवाल को हल कर लेंगे। थोड़ा सा मैं आपको इतने लेंदी इसलिए ले रहा हूं कि आपको एक एक इसका बेसिक से बेसिक चीज़ आपको क्या हो सके, इसका निचोड़ मिल सके। अब देखिए दोस्तों, माना कि संख्या की इकाई अंक कितनी थी हमारी, x है, और दहाई अंक कितनी है, y है, यानी कि इकाई अंक लिख दीजिए, अतः संख्या बराबर क्या हो जाएगी, संख्या क्या निकल के आई थी हमारी, 10 गुणे दहाई अंक धन इकाई अंक, तो 10 गुणे दहाई कितना था हमारा 8 धन इकाई अंक कितना है 1 है कि नहीं है। तो संख्या बराबर क्या हो जाएगा, 10 अट्ठे 80 धन 1, 80 धन कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो बराबर 80 1 81। अतः वो संख्या हमारी क्या है, 81 है। कितनी है दोस्तों, 81 है। दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, अच्छे अच्छे प्रश्न मैं लेकर के आ रहा हूं, है ना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है दोस्तों, देखिए हमारा कौन सा दूसरा का चौथा सवाल है, यानी कि अभी हम लोग विलोपन विधि पढ़ रहे हैं, इतने विलोपन विधि के सवाल हल कर रहे हैं कि हमको क्या हो, कोई दिक्कत ना हो। विलोपन विधि पूछो, प्रतिस्थापन विधि पूछो, बिल्कुल मुझसे एकदम बिल्कुल फ्रिक्वेंट बनेगा, है ना। अब देखिए क्या बोल रहा है, मीना रुपए 2000, यानी कि मीना क्या बोल रहा है, मीना गई थी पैसा निकालने, मीना 2000 रुपये निकालने के लिए बैंक गई। उसने खजांची से, खजांची मतलब समझ रहे होंगे, खजांची मतलब जैसे हम बैंक में जाते हैं ना, जो हमको पैसे देते हैं कैशियर बाबू, ठीक है ना, जो कैशियर बाबू हमको पैसे देते हैं वही खजांची हैं, ठीक है ना। उनके पास गई, 50 रुपये के और 100 रुपये के नोट देने के लिए कहा। मीना बोली कि भैया हमको 2000 रुपये चाहिए और 50 रुपये के और 100 रुपये की ही नोट देना, इसके अलावा मैं दूसरा नोट नहीं लूँगी, ठीक है। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। खजांची बाबू भी बोले, लो भैया तुम्हारे 50 रुपये और 100 रुपये के मिला करके कुल नोट कितने हो रहे हैं, 25 नोट हो रहे हैं, लो अपने 25 नोट। अब मीना मुस्कुराते हुए बैंक से बाहर निकल रही कि चलो आज तो पैसा आया है, ठीक है।
ज्ञात कीजिए कि उसने रुपये 50 और रुपये 100 के कितने कितने नोट प्राप्त किए। यानी कि मीना बहुत खुश हो रही, चलो आज मार्केटिंग करेंगे, आज शॉपिंग करेंगे, 2000 रुपये हमारे जेब में आ गए। मीना के अंदर पैसे की गर्मी हो गई, ठीक है ना। आप लोग अंदर भी हो रही है, चलिए ठीक है, होना चाहिए यार। पैसा जिसके पास होता है उसी के पास गर्मी होती है। हम लोग पास तो है नहीं, तो हम लोग पास क्या गर्मी होगी, है ना। चलिए ठीक है, हल करते हैं अब खुशी खुशी से। बहुत सिंपल है दोस्तों, बहुत कठिन नहीं है। हल करते हैं हम। तो सबसे पहले हमको ज्ञात क्या करना है वो चीज़ समझ लें। हमको ये बताना है कि कुल कितने 50 रुपए के नोट खजांची ने मीना को दिया और कुल कितने नोट 100 के थे। इन नोटों की हमको क्या बतानी है, संख्या बतानी है कि 100 के कुल कितने नोट थे और 50 के कुल कितने नोट थे। तो सबसे पहले हम मान के चलेंगे, हमको पता नहीं है, माना कि पहले किस नोट को बोला है, 50 रुपए के नोट को बोला है। 50 रुपए के नोट को हम क्या मान लेंगे, यक्स मान लेंगे। तो माना कि 50 रुपए के नोटों की संख्या यक्स है। यानी कि सबसे पहले हमने मान लिया कि 50 रुपए के जो कैशियर बाबू ने मीना को पैसे दिए थे वो कुल 50 रुपए के कुल कितने नोट थे, यक्स नोट थे, है ना। अब 100 रुपए के कुल नोटों की संख्या y है। हमने मान लिया दोस्तों कि 50 रुपए के कुल नोट कितने थे, यक्स, और 100 रुपए के कुल कितने नोट मीना ने प्राप्त किए, y प्राप्त किए। तो हमको पता है, प्रश्न में ही बोला है, हमको ये मालूम है प्रश्नानुसार, यानी कि अब जैसे प्रश्न बोलता जा रहा है वैसे हमको हल करते जाना है। सीधे हमको बोला है कि 100 रुपये और 50 रुपये के कुल कितने नोट मीना ने प्राप्त किए थे, 25 नोट प्राप्त किए थे। कितने नोट, 25 नोट। तो यक्स 50 रुपये के कितने नोट प्राप्त किए, यक्स, और 100 रुपये के कितने नोट प्राप्त किए, वाई, बराबर कुल कितने नोट थे, 25। ये हमारा समीकरण 1 बन गया। कितना सिंपल है, सरल है ना। देखने में कठिन लग रहा है, समीकरण जब हम बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, बहुत सरल हो जाता है ना। यक्स धन वाई बराबर 25, समीकरण नंबर 1। यानी कि 50 रुपये और 100 रुपये के कुल नोटों की संख्या कितनी है, 25 है। तो इसका योग कितना हो जाएगा, 25। अब फिर से हम क्या करेंगे, देखिए फिर से क्या बोल रहा है, कितने रुपए निकाले थे, 2000 रुपये निकाले थे। कितना 50 रुपये और 100 रुपये के ही मात्र नोट उसको चाहिए थे। तो देखो 50 रुपये के नोट को हमने क्या मान लिया, यक्स, तो 50 यक्स धन 100 रुपये के नोट को हमने कितना माना है, वाई माना है। तो कितना हो जाएगा, 100 वाई बराबर कुल कितने पैसे प्राप्त किए, 2000 रुपये प्राप्त किए। तो 2000 रुपये हो जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आया। कहाँ से आया ये 50 यक्स का मतलब समझ रहे हैं ना। 50 रुपये के कुल नोट कितने थे, हमने यक्स माना था। तो 50 यक्स धन 100 रुपये के नोटों को हमने क्या मान लिया था, वाई। तो क्या मान लिए, 100 वाई, और कुल कितने पैसे प्राप्त करने थे मीना को, 2000 रुपये। तो बराबर 2000 रुपये। अब देखिए क्या कर लेंगे हम, इसमें 50 कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, यक्स धन 2 वाई, 50 दूना 100 बराबर कितना हो जाएगा, 2000। अब यक्स धन 2 वाई बराबर कितना हो जाएगा, 2000 बटे 50। इससे कट जाएगा शून्य, 5 चौको 20। तो यक्स धन 2 वाई बराबर कितना आ जाएगा दोस्तों, 40। ये हमारा बन गया समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 भी आ गया, समीकरण नंबर 2 भी हमारा आ गया, है ना। अब आगे हम एक जगह लिख लेते हैं, सीधे हम कहते हैं विलोपन विधि से। कौन सी विधि लगाते हैं, विलोपन विधि। देखिए विलोपन विधि से हल करना था हमको। विलोपन विधि से हम हल करते हैं, क्या है, यक्स धन वाई बराबर 25, समीकरण नंबर 1। और समीकरण नंबर 2 कितना आया है, यक्स धन 2 वाई बराबर 40। ठीक है। अब देखिए दोस्तों, कुछ नहीं करना हमको, कुछ नहीं करना है, सीधे विलोपन विधि करना है। देखिए यहाँ पे क्या है, इसका गुणांक 1 है, इसका भी गुणांक क्या है, 1 है। दोनों के चिन्ह समान हैं। तो क्या कर देंगे हम, घटाने पर न गुणा करना है न कुछ करना है,
सीधे घटाने पर यहाँ क्या हो जाएगा ऋण, यहाँ भी क्या हो जाएगा ऋण, यहाँ भी क्या हो जाएगा ऋण हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों ये x से x हमारा कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि ऊपर वाला धनात्मक है, नीचे वाला क्या है हमारा ऋणात्मक है। अब देखिए ऋण 2y में से 1y प्लस हो जाएगा तो कितना हो जाएगा ऋण y बराबर 25 में से 40 में 25 घटा दीजिए, बड़े चिन्ह का ऋण वो लगा दीजिए तो कितना हो जाएगा ऋण 15। कितना हो जाएगा ऋण 15। अब देखिए ऋण से ऋण हमारा क्या हो जाएगा कैंसिल, तो y बराबर कितना आ गया दोस्तों 15। y के नोटों को हमने क्या माना था 100 रुपए के नोट, यानी कि 100 रुपए के कुल कितने नोट दिए थे 15 नोट दिए थे, तो कितना हो गया था 1500 हो जाएगा। बाकी कितने नोट बचे 2000 पुजाने में 10 नोट बचे, कुल 25 नोट दिए थे, 50-50 के कितने नोट दिए उन्होंने 10 नोट दिए थे। कितने नोट दिए थे 10 नोट। आगे लिखिए y का मान समीकरण 1 में रखने पर, y का मान समीकरण 1 में रख दीजिए तो यह क्या हो जाएगा x धन 15 बराबर 25। ठीक है, कितना हो जाएगा x धन 15 बराबर 25, तो x बराबर क्या हो जाएगा 25 ऋण 15, तो x बराबर क्या आ जाएगा 25 में से 15 जाएगा तो 10। गुड, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है दोस्तों, आ रहा है समझ में ना, बता रहा हूं कि आपको गणित में एक जादू दिखेगा, जादू है ना। अब क्या करना हमको बता देना है कि मान 50 रुपए के नोटों की संख्या x बराबर कितनी हो जाएगी, बताइए आप लोग फट से। 50 रुपए के नोटों की संख्या x बराबर कितना आया 10, और 100 रुपए के नोटों की कुल संख्या y बराबर कितना आ गया 15 आ गया ना। चलिए ठीक है, लिख दीजिए अतः रुपए 50 के नोटों की संख्या x बराबर, कितने x बराबर नोट आए थे 10 हैं, कितने नोट हो जाएंगे 10 नोट हैं। ठीक है, तथा रुपए 100 के नोटों की संख्या y बराबर 15। देखिए 15 10 25 कुल कितने नोट थे 25 नोट थे। अब इसमें जोड़ लिए 1500 धन 500 2000, ये देखिए 2000 रुपये थे। आ रहा है समझ में। बिल्कुल मैं बोल रहा हूँ दोस्तों कि बिल्कुल आपसे गणित दौड़ेगी। एक अच्छे जैसे ट्रेन दौड़ती है ना, अच्छा जब प्लेटफॉर्म पाती है, सिग्नल पाती है, तो वैसे ही आप लोग भी क्या कीजिए, थोड़ा सा बार बार प्रैक्टिस कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, है ना। अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। खेल खेल में हम गणित को पढ़ते चलें, है ना, मजाक मजाक में गणित को हम पढ़ते चलें, है ना। चलिए ठीक है दोस्तों, ये 5वां सवाल है हमारा। बहुत सिंपल है, देखने में बहुत कठिन लग रहा है, बहुत लंबा चौड़ा है। सिर्फ एक कॉन्सेप्ट में बताऊंगा, पूरा सवाल आपका क्लियर हो जाएगा। एक ही कॉन्सेप्ट में हमारा पूरा सवाल क्या होने वाला है, हल होने वाला है। थोड़ा सा हमको ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा ना, जैसे मैं हल करना हूँ आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिए। जो चीज़ मैं बताऊंगा उस पर आप लोग फोकस कीजिए। बिल्कुल आपसे बनेगा ही नहीं बल्कि दौड़ेगा ही नहीं बल्कि उड़ेगा, ठीक है ना। चलिए देखिए क्या बोल रहा है, किराए पर पुस्तकें देने वाले किसी पुस्तकालय का, यानी कि किराए पर कोई किताब जैसे आप लेते हैं कहीं विद्यालय में या कहीं भी, या महाविद्यालय में जब जाते हैं हम पुस्तक लेने, तो वहाँ पर एक पुस्तकालय होता है ना। क्या होता है, एक पुस्तकालय होता है। तो उसी पुस्तकालय की बात हो रही है। प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है, यानी कि जो है 3 दिन तक नियत किराया है, कोई चार्ज नहीं लगेगा। 3 दिन तक क्या होगा, जो बात हुई है सिर्फ उतने रुपए आपसे लेगा। उसके अतिरिक्त यदि हम 2 दिन 4 दिन 5 दिन 6 दिन जो भी हम रखेंगे, तो उसका हमको क्या होना पड़ेगा, अलग से पेमेंट देना पड़ेगा, यानी कि अतिरिक्त किराया हमको देना पड़ेगा।
प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया है। सरिता ने 7 दिनों तक पुस्तक रखने के लिए, यानी कि सरिता नाम की कोई लड़की है, वो 7 दिन तक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपये अदा की है, यानी कि 7 दिन तक रखी है। तो कितना अदा की? 27 रुपये। जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए, सुशी ने 5 दिन तक रखा था, तो उसने कितना ले आकर के एक्स्ट्रा पैसा दिया? 21 रुपये अदा किया। तो नियत किराया तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हमको इसमें जानना ये जरूरी है कि जो हमारा नियत किराया लग रहा है, क्या लग रहा है? नियत किराया लग रहा है। तो नियत किराया हमारा कितने दिनों तक फिक्स है? 3 दिन तक। 3 दिन तक हमारा कितना है? नियत है। तो यानी कि यहाँ पर देखिए कितने दिन तक ये रखी थी? 7 दिनों तक रखी थी। कितने दिन तक रखी थी? 7 दिन तक रखी। तो 7 में से 3 जब हम निकालेंगे तो हमारे पास कुल कितने दिन बचेंगे? यानी कि अतिरिक्त 4 दिन का हमको देना पड़ेगा, क्योंकि 3 दिन हमारा क्या है? नियत है। 3 के बाद जब आएगा तो हमारा क्या हो जाएगा? तो 7 दिन तक रखी थी, तो 7 में से 3 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 4। यानी कि 4 दिन का हमको अतिरिक्त किराया किसको देना है? यहाँ पर देखिए बोला है सरिता को देना है। 7 दिन तक रखी थी। अब देखिए सुशी ने 5 दिनों तक रखा था। सुशी ने कुल कितने दिन तक रखी थी? 5 दिन तक। लेकिन नियत किराया हमारा कितना था? 3 दिन तक। 3 दिन तक हमारा नियत था, तो अतिरिक्त किराया इसको कितना देना पड़ेगा? कितने दिन का? 2 दिन का देना पड़ेगा। 5 में से 3 घटा देंगे तो कितने दिन का इसको देना पड़ेगा? 2 दिन का देना पड़ेगा। ठीक है ना? तो चलिए हम समीकरण बनाते हैं। देखिए दोस्तों, हल करते हैं हम लोग। तो हल में हम क्या कर लेंगे? सबसे पहले माना कि नियत किराया x रुपये है। कितना है? x रुपये है। तथा अतिरिक्त किराया, जो अतिरिक्त हम किराया देंगे, अतिरिक्त किराया y रुपये है। कितना है? y रुपये है। यानी कि x रुपये हमने नियत को मान लिया और y रुपये हमने किसको मान लिया? अतिरिक्त जो हम पे कर रहे हैं उसको मान लिया। अब देखिए प्रश्नानुसार क्या करना है दोस्तों हमको? प्रश्नानुसार जो प्रश्न हमारा बोल रहा है उसके अनुसार उसको हम हल करेंगे। तो सरिता ने क्या किया था? 7 दिनों तक पुस्तक को रखने के लिए कितने रुपए अदा किए थे? 27 रुपये अदा किए थे। देखिए अब सरिता की बात हो रही है, तो सरिता ने कुल कितने दिन तक रखे थे? यानी कि x घन। अब देखिए नियत किराया हमारा 3 दिन था, तो इसको हमने क्या मान लिया? x मान लिया। नियत कितने दिन तक हमारा किराया था? बस यही कॉन्सेप्ट मैं आपको बता रहा हूं। यानी कि नियत किराया कितना था हमारा? 3 दिन। ये 3 दिन हमारा क्या हो गया? नियत था। अब कितने दिन तक उन्होंने रखा था? 7 दिन तक रखा था। तो 7 में से 3 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 4 बचेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा? 4y बराबर उनको कितना पेमेंट करना पड़ा था? 27 रुपये। ये हमारा दोस्तों बन जाएगा समीकरण नंबर 1। आया समझ में? नहीं आया तो फिर से समझ लीजिए। देखिए यानी कि नियत किराया हमारा 3 दिन का फिक्स था। 3 दिन का नियत किराया हमारा क्या था? फिक्स था। उन्होंने कितने दिन तक रखा? 7 दिन तक रखा। तो अतिरिक्त किराया कितना हो जाएगा? 7 में से 3 हम घटा देंगे तो कितना बचेगा? 4 दिन बचेगा। तो वही 4 हमारा आया है। तो कुल कितना पेमेंट कर रही थी? 27 रुपये कर रही थी सरिता। अब देखिए आगे फिर से हमारा क्या बोल रहा है? फिर से अब देखिए फिर से क्या हो जाएगा? सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखा। भैया 5 दिनों तक रखा था तो 3 दिन तक तो हमारा नियत था ना, तो उसको अतिरिक्त कितना लगेगा? 2 ही रुपये ना लगेगा। तो x धन 2y, 2 ही रुपये देना पड़ेगा। तो x धन 2y बराबर कितना हो जाएगा? कई रुपए अदा कर रही थी? 21 रुपये। ये बन जाएगा दोस्तों हमारा समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 और समीकरण 2 हमारे डायरेक्ट आ गए। देखने में प्रश्न बहुत लंबा है, प्रश्न लग रहा है बहुत घुमाया है, प्रश्न में बहुत माथापच्ची है, कुछ भी नहीं है। थोड़ा सा हमको क्या करना है? प्रश्न को बारीकी से पढ़ना है। प्रश्न क्या कह रहा है उसके अकॉर्डिंग क्या करेंगे? हम समीकरण बना के विलोपन विधि से हल कर देंगे। अगर परीक्षा में बोला रहेगा प्रतिस्थापन विधि से, तो उसको हम प्रतिस्थापन विधि से हल कर देंगे। ठीक है, चलिए आगे करते हैं हम। देखिए अब क्या हो जाएगा? इन दोनों समीकरणों को एक जगह पर लिख लीजिए थोड़ा सा सिस्टम से। क्या आया था हमारा ये समीकरण? x धन 2y बराबर 21।
अब देखिए समीकरण 1 हमारा ए है, समीकरण नंबर 2 हमारा ए है। अब क्या करेंगे, सीधे देखिए यहाँ पे इसके गुणांक दोनों के बराबर हैं तो क्या लिख देंगे हम, घटाने पर। कुछ नहीं करना है, माथापच्ची करने की जरूरत नहीं है। घटाने पर तो यहाँ ऋण चिन्ह, यहाँ भी ऋण चिन्ह और यहाँ भी ऋण चिन्ह। इससे हमारा क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर क्या बचेगा हमारा, 2y बचेगा। क्या बचेगा हमारा, 2y बचेगा। फिर क्या करना हमको, देखिए दोस्तों अब क्या करना है, 27 में से 21 घटाएंगे तो हमारा कितना बचेगा, 27 में से 21 घटाएंगे तो हमारा बचेगा 6। कितना बचेगा, 6 बचेगा। तो y बराबर क्या हो जाएगा, 6 बटे इधर गुणे में है तो भाग में चला जाएगा, 2 तिहाई 6। तो y बराबर हमारा कितना आ गया दोस्तों, 3। y का मान कितना आ गया, 3 आ गया। अब देखिए y का मान चलिए लाइन खींच दे रहा हूं चूंकि आपको स्पष्ट दिखे, है ना। y का मान समीकरण 1 में रखने पर, y का मान किस में रख रहे हैं दोस्तों, हम समीकरण 1 में रख रहे हैं। अब समीकरण 1 हमारा क्या बोलता है, यक्स धन y का मान हमने कितना निकाला, 3, तो 4 गुणे 3 बराबर 27। बेसिक आ गया। अब यक्स धन 4 तिहाई 12 बराबर 27। अब यक्स बराबर 27 ऋण 12 को उधर पक्षांतर कर दीजिए, कितना बचेगा, तो यक्स बराबर 5 1 15 हो जाएगा। 27 में से 12 घटाएंगे तो 15, तो यक्स बराबर हमारा क्या हो गया, 15 हो गया। कितना हो गया, 15 हो गया। अब लिख दीजिए, देखिए नियत किराया तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात कीजिए। हमारा आ गया, यानी कि प्रत्येक अतिरिक्त दिन हमको कितना किराया देना था, 3 रुपये, और नियत किराया हमारा कितना था, 15 रुपये था ना। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है दोस्तों, लिख दीजिए अतः क्या बोला था, नियत किराया यानी कि 3 दिन का नियत किराया यक्स बराबर कितना रुपए हमको देना पड़ता था, 15 रुपए। यानी कि 3 दिन का किराया हमारा नियत कितना था, 15 रुपए नियत था। ये पूछा था कि नियत किराया ज्ञात कीजिए और प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया y बराबर 3 रुपए। ठीक है दोस्तों, यही हमारा क्या था, किराया था। देख लीजिए आ गया ना, यानी कि प्रत्येक दिन हमको कितना अतिरिक्त किराया देना पड़ता था, 3 रुपए, और नियत किराया 3 दिन का कितना था हमारा, 15 रुपए। दोस्तों मैं आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा। आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है ना। विजडम पब्लिक स्कूल आप लोगों के लिए एक सुनहरा प्लेटफॉर्म लेकर के आया है, आपकी परीक्षा की दृष्टि को देखते हुए कि बच्चों की पढ़ाई बाधित न हो, ठीक है ना। किसी भी हाल में बच्चों की पढ़ाई बाधित न हो। अभी छुट्टियां भी चल रही हैं तो आप लोग घर पे हैं तो बिल्कुल 1 घंटे आधे घंटे समय निकाल करके बिल्कुल पूरा मन लगा करके, मनोबल ऊंचा करके बिल्कुल आप लोग पढ़ाई कीजिए। विजडम पब्लिक स्कूल की तरफ से आप सभी के लिए यही मनोकामना है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा बुलंदियों को छुइए और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे अगले वीडियो जो हम लेकर के आएँ तो उसका नोटिफिकेशन, सब्सक्राइब करना बहुत ही ज़रूरी है, जिससे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके, है ना। प्रतिदिन एक वीडियो रिलीज होता है, वो वीडियो आप तक पहुंचता है, आप लोग देखते हैं, कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। तो बिल्कुल आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इस चैनल को लाइक भी कर दीजिएगा। शुक्रिया दोस्तों।